हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्वेश्चंस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन करेंगे और आपके जितने क्वेश्चन सही हो जाए वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार किस पार्ट में है, यानी कि संविधान के कौन से वाले पार्ट में है। तो देखो, फंडामेंटल राइट जो है वो संविधान के कौन से पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है और इसमें आर्टिकल नंबर जो है आपके 12 से 35 आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर बाकी पार्ट्स में अगर डिस्कस करूं तो पहले पार्ट में आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दिया हुआ है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं पार्ट नंबर 2 की बात कर लूँ तो इसमें आपको सिटीजनशिप दिया हुआ है, इसमें आपको सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता दी हुई है। इसमें आर्टिकल 1 से 4 आते हैं, इसमें आर्टिकल 5 से 11। पार्ट 3 हमने बात ही कर ली, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, जो कि आपको आर्टिकल नंबर 12 से 35 मिलेंगे। पार्ट 4 में आपको डीपीएसपी दिया हुआ है, डीपीएसपी दिया हुआ है और डीपीएसपी में जो आपको आर्टिकल मिलेंगे 36 से 51, 36 से 51। और पार्ट 4A में जो आपको दिया हुआ है वो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दिए हुए हैं और इसमें आर्टिकल नंबर आता है 51A, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन और इसका आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है पार्ट 3। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट से कब हटा। देखो गाइस, जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हमारा सबसे पहले फंडामेंटल राइट में था। हमारे टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया हुआ है एक ब्रॉड वे में। कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, जो हमने डिवाइड कर लिया ब्रॉड वे में, उसमें 7 फंडामेंटल राइट थे और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी आता था ये आर्टिकल नंबर 31 में आता था, आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये हटा दिया गया और अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये आपका आर्टिकल नंबर 300 में आता है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब आर्टिकल नंबर 300 में आता है और इस समय जो ये राइट टू प्रॉपर्टी 300A में आता है और इस समय जो है ये पार्ट नंबर 12 में डिफाइंड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, जो हमारा ये था राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से कब हटा, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये हटा था, ठीक है। इसके अगर बात कर लें तो 1976 में क्या हुआ था, आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो रूल ऑफ लॉ किसका प्रिंसिपल है, रूल ऑफ लॉ किसका सिद्धांत है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आंसर आपको मिल गया होगा, मॉडले का, मिंटो का, महात्मा गांधी का, ए.बी. डेसी का। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो ए.बी. डेसी का सिद्धांत है। ए.बी. जो डेसी हैं इन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था और इसी में हम दो चीज़ पढ़ लेते हैं। एक तो हम जो पढ़ लेते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो भी इसी में आता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और एक और चीज़ आती है इसमें, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर बाय लॉ। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपके रूल ऑफ लॉ में आती हैं। तो रूल ऑफ लॉ आपको किसने दिया हुआ है, ए.बी. डेसी ने रूल ऑफ लॉ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत किस आर्टिकल में डिफाइंड है। क्वेश्चन देखो, किस आर्टिकल में डिफाइंड है यानी कि परिभाषित है, अनटचेबिलिटी की कौन सी आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में परिभाषा दी हुई है, कौन से अनुच्छेद में अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की परिभाषा दी हुई है, बताओ। आर्टिकल 17 में, 18 में, 19 में, किसी में नहीं। तो आप एक चीज़ देखो, आर्टिकल नंबर 17 जो है वो आप आंसर जो सोच रहे हो वो गलत है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में खाली बताया गया है कि अगर आप अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को अगर आप उसका प्रचार प्रसार करोगे तो निश्चित रूप से आपके स्टेट जो है, पुलिस जो है वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन अनटचेबिलिटी को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द एबव। सही आंसर होगा इसका नन ऑफ द एबव, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है, यानी कि छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि मैसूर कोर्ट ने जरूर इसको थोड़ा सा परिभाषित कर दिया है, मैसूर हाई कोर्ट ने, और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी बहुत सारी डेफिनेशंस दे दी हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ द एबव। आर्टिकल नंबर 17 में दिया हुआ है लेकिन परिभाषित कहीं भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, देश में घूमने का अधिकार किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में है। देखो, देश में घूमने का अधिकार आप दो जगह घूम सकते हो, एक तो देश में यानी कि एक तो देश में घूम सकते हो आप, और एक तो देश में घूम सकते हो और एक देश के
बाहर घूम सकते हो, देश के बाहर घूम सकते हो। ठीक है, 2 जगह घूम लोगे। अब बताओ, तो देश में घूमने का अधिकार आपको कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो हमने आर्टिकल 19 पढ़े थे, जिसमें हमने 6 चीज़ें पढ़ी थी। 6 चीज़ें क्या पढ़ी थी? सबसे पहला अपने भाषण यानी कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति, पहला राइट टू स्पीच था। ठीक है, राइट टू स्पीच था। इसी में फिर हमने पढ़ा, अगर आप स्पीच करोगे तो राइट टू असेंबल यानी कि आप इकट्ठे हो सकते हो बिना हथियारों के, राइट टू असेंबल था। इसी के बाद पढ़ा था कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप जो अपनी एक यूनियन यानी कि एक एसोसिएशन बना लोगे, राइट टू एसोसिएशन बना लोगे। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब आप राइट टू एसोसिएशन बना लोगे तो इसके बाद आप कहीं भी घूम सकते हो। अपनी एसोसिएशन बनाने के बाद आप मूव करोगे, तो ये जो मूव है इनसाइड द टेरिटरी इंडिया, ये आर्टिकल नंबर 19 से आता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल नंबर 19 हो जाएगा। इनसाइड द कंट्री आर्टिकल नंबर 19 में है, और आउटसाइड द कंट्री यानी कि इसके देश के बाहर घूमने के बाद वो आर्टिकल नंबर 21 में है। और ये मानेका गांधी केस में भी क्लियर हुआ था, मानेका गांधी केस में क्लियर हुआ था। ठीक है, तो समझ आ गया इसका आंसर क्या है? राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, आर्टिकल नंबर 19 जो है वो इसका एकदम राइट आंसर है। तो अगर आपको कोई भी कमेंट करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। KNP एनालिसिस टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी कमेंट आप वहाँ पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसके आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, मतलब मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है। फंडामेंटल राइट्स आर इम्यून फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसके आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। सही है ये बात या नहीं? अभी बताना। इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, एग्रीव्ड पर्सन मे हैव हिज रिलीफ ऑर्डिनरी सूट ओनली। अगर इसका हनन हो तो आपको साधारण मुकदमा ही चलाना पड़ेगा। अब एक चीज़ समझो, अगर आपके देखो, हमने आर्टिकल नंबर 31 की बात कर रहे थे अभी, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, हटाया गया कि नहीं हटाया गया? यानी कि हम संशोधन तो कर सकते हैं, संशोधन तो हम कर सकते हैं, अमेंड तो हम कर सकते हैं फंडामेंटल राइट में। ये चीज़ क्लियर हो जाती है। और इसमें बोल रहा है कि हम संशोधन नहीं कर सकते, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि अगर आपका हनन हो यानी फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेटेड हों, तो जिस पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है उसे साधारण मुकदमा ही चलाना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 32 में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल नंबर 226 में हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हम क्या करवा सकते हैं वहाँ पे? रिट जारी करवा सकते हैं। रिट के बारे में पढ़ा है, तो यानी ऑर्डिनरी मुकदमा तो हमको चलाना नहीं पड़ता, साधारण मुकदमा तो चलाना नहीं पड़ता। तो ये भी क्या हो गया? आंसर गलत हो गया। तो करेक्ट क्या हो गया? जो गलत है वो सही है, और जो सही है वो भी गलत है। तो यानी कि आंसर नंबर डी जो है वो आपका एकदम क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप आर्टिकल नंबर 23-24 में देखोगे, आपको आर्टिकल नंबर 23-24 में क्या दिया हुआ है? आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपके शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार, यानी कि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अगेंस्ट आता है यहाँ पे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 32 आर्टिकल जो है, आर्टिकल नंबर 32, वो फंडामेंटल राइट की आत्मा और हर्ट उसे बोला जाता है। ठीक है, हर्ट एंड सोल किसने बोला था? BR अम्बेडकर ने बोला ही था। आर्टिकल 29-30 में आपको जो दिए गए वो शैक्षिक और एजुकेशनल राइट दिए हुए हैं, शैक्षिक और सांस्कृतिक राइट। ठीक है, शैक्षिक और सांस्कृतिक राइट आपको दिए हुए हैं किसमें? आर्टिकल नंबर 29-30 में। ऑप्शन क्या बचा? 25 और 28, 25 से 28, जिसमें आपको राइट टू रिलीजन दिया हुआ है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आपको दिया हुआ है, यानी कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद जो है वो आर्टिकल नंबर किस में दिया हुआ है? आपको आर्टिकल नंबर 25 से 28 में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन इसका जो है वो सही हो गया। अगला ऑप्शन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पे ध्यान देना, गलत वाला बताना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपने फंडामेंटल राइट का ये कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया है। बताओ सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, एग्रीव्ड इंडिविजुअल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी पढ़ा था हमने, आर्टिकल नंबर 32 में जा सकते हैं। सही है कि गलत है? ये भी एकदम सही बात है, सही बात है ना। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स आर। आंसर तो आपको पता पड़ गया होगा जो मैंने छोड़ा है ना। टू मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज, यानी कि सभी लोकतांत्रिक देशों में
मौलिक अधिकार मिल सकते हैं, यानी कि यह लोकतंत्र की एक पहचान है। बिल्कुल सही बात है, जो लोकतंत्र देश होगा उसमें आपके ज़्यादातर मौलिक अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एक लास्ट ऑप्शन जो बचा, हालांकि आंसर यही हो गया है इसका, लेकिन पढ़ लेते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है डिफेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही बात है यहाँ तक, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके मौलिक अधिकार के लिए, जब आपका हनन होता है फंडामेंटल राइट के लिए, रिट इशू कर सकता है एज वेल एज फॉर अदर राइट्स आउटसाइड। इसने बोला फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के साथ वैधानिक अधिकार या अलग अधिकारों के लिए भी रिट इशू कर सकता है। वैधानिक फॉर अदर राइट्स, ये ध्यान रख लो, फॉर अदर राइट्स। तो मैं आपको बता दूं गाइस, सुप्रीम कोर्ट जो है वो खाली फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट इशू कर सकता है आर्टिकल नंबर 32 में। बाकी जो रिट हैं वो हाई कोर्ट इशू कर सकता है आर्टिकल नंबर 226 में। सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट में। इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दोबारा समझ लो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो खाली फंडामेंटल राइट्स तक तो ये आंसर सही है क्योंकि वो रिट इशू कर सकता है, लेकिन अदर राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकता। इसीलिए क्या हो जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और फिर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाकी जो भी आपकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कमेंट बॉक्स में बताओ आप कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और आगे ही ऐसी क्विज आती रहेगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए।